सी सम नंबर 7 में जो आपको डाउट है ना, एक मिनट, एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन में। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट 1600 टन्स। अब ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1600 टन्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, units produced, I don't know what is unit produced. Okay, in hand, in hand भी मुझे पता नहीं है कितना है। क्यों? क्योंकि मुझे units produced पता नहीं है कितना है। ठीक है, तो this also will be a question mark। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यूनिट सोल्ड, सॉरी यूनिट्स ऑफ, वेरी गुड, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है ना, वो पता है आपको? यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपको पता है? 3200। दिया है मैम। 3200। ये देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट 3200 टन्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3200 टन्स इन ब्रैकेट, बिकॉज ये हम लोग लेस करते हैं। हाँ, हम यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम लेस करते हैं, ओपनिंग में से ये लेस होता है, तो आपको आंसर मिलता है यूनिट सोल्ड। पर अभी इसमें हमको यूनिट सोल्ड मिला हुआ है, अगर आप देखोगे तो लास्ट में नीचे लास्ट लाइन पड़ी है 25,000 टन्स ऑफ द कमोडिटी वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टोटल आपने कितने टन्स बेचे हैं वो भी दिया हुआ है। 25,000। यस, 25,000 टन्स आपने सोल्ड कर दिए, मतलब बेच दिए। तो अब आपको उल्टा जाने से मिल जाएगा। अगर अब आप उल्टा जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ये देखो, जस्ट 1 मिनट। हम मिल गया यूनिट्स प्रोड्यूस। हाँ, तो कैसे निकाला आपने? ये देखो, उल्टा जाएंगे, 25,000 में 3,200 ऐड करेंगे, वैसे तो लेस होता है, सीधा जा रहे हैं तो 3,200 लेस हो रहा है, पर उल्टा अभी जाएंगे प्लस तो होगा। हाँ, प्लस होगा। किसको किस में प्लस करना है? 25 यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से। यूनिट्स में। हाँ, वेरी गुड, तो आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। 25,000 प्लस 3,200 तो कितना मिल जाएगा? 28,200। 28,200, वेरी गुड। आपको ये क्या मिला? इन हैंड, मतलब टोटल। अगर आपको टोटल में से ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, टोटल कितने चीजों से बना हुआ है? 2, ओपनिंग स्टॉक एंड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओपनिंग स्टॉक एंड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को प्लस करने से मिलता है इन हैंड। अभी इन हैंड मिला हुआ है आपको, कितना मिला हुआ है बोलो? इन हैंड 28,200। उस 28,200 में से ओपनिंग स्टॉक है 1600, तो बाकी यूनिट्स लेस प्रोड्यूस करेंगे। कितना होगा? हाँ, लेस कर लेस देंगे। 26,600। फिर से बोलो। 26,600 26,600 आपका क्या हो जाएगा? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो यूनिट्स जाएगा। प्रोड्यूस। तो आपको ऐसे निकालना है, मतलब आपके लिए ये बैलेंसिंग फिगर होगा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपके लिए बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लियर है सबको अभी यहाँ तक जो डाउट आपने पूछा? मैम हाँ मैम। ओके, सो आपका मैम एक्चुअली यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हाँ जी बोलिए। हाँ एक्चुअली ना हम लोग ने, मतलब मैंने यूनिट्स के बिना ही किया, तो मैं रिटर्न करूँ ना फिर ये सम? देखो, सीपीयू का कॉलम बनाओगे ना ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो सब राइट ही होगा आपका। तो मुझे यूनिट सोल्ड से नीचे बाद में, हाँ चलेगा मैम। हाँ आपने समझा मैं क्या बोल रही हूँ? आपके फिगर्स तो हाँ मैम। राइट होंगे ना बच्चा, आपने जो हाँ इनर मैम। एंड हाँ आउटर मैम। कॉलम बनाया वो तो इसके हिसाब से बनाया है ना। हाँ मैम। हाँ और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास 3,200 ऑलरेडी दिया हुआ है, यस। उसको आपने मल्टीप्लाई किया होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सीपीयू के साथ, यस। तो क्लोजिंग यस। स्टॉक का अमाउंट भी आपका सही होगा बिल्कुल। शिवानी समझ रही हो बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? आपको फिर से सम करने की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस भी आपने ऐसे निकाली होगी 0.50 इंटू 25,000, क्योंकि सेलिंग प्राइस का सीपीयू सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है ना। ये क्या है?
हाँ मैम, देखा मैंने किया। एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं है आधे में, तो मुझे बनाना पड़ेगा जगह कोई वैसा। बात नहीं, जगह नहीं है ना तो सीपीयू के कॉलम की वजह से आप पूरा सम फिर से करोगे तो टाइम वेस्ट है ना। इससे अच्छा तो आप कोई और सम को प्रैक्टिस करो, सीपीयू तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। ओके मैम। इसीलिए मैं बोलती हूँ तुम सॉल्यूशंस मत देखो, तुमको डाउट था तो तुमने ग्रुप में क्यों नहीं पूछा। ये सब चीजों के लिए ग्रुप बनाया गया है ना, व्हाट्सएप ग्रुप। ये छोड़ के बाकी सब आप पूछ लेते हो। जो भी डाउट है ना आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, सम से रिलेटेड मैं रिप्लाई करूंगी वहां पर। आपने पूछना चाहिए था ना मैम क्वेश्चन नंबर 7 इलस्ट्रेशन नंबर 7 में सीपीयू का कॉलम बनाना है कि नहीं बनाना है। मैं बोल देती अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड है तो बनाना है सीपीयू। आपने सॉल्यूशन देखकर मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान देना, ठीक है एवरीबॉडी। यस यस मैम। Yes, ma'am. समझा ना सीपीयू बनाने का। वो पूछे या यस ना मैम। पूछे आप सॉल्यूशन को मत देखो, ठीक है ना। यस मैम। हाँ, Yes, तो ma'am. अभी जिन्होंने सीपीयू नहीं बनाया है कोई बात नहीं, आपको पता है किसको किससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी फिर से यस सम मैम। करके टाइम मत वेस्ट करो, इससे अच्छा कोई और सम प्रैक्टिस करो ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये जो हमने वर्किंग नोट अब बनाया ये सिर्फ सीपीयू निकालने के लिए काम आएगा। अब ये वाले सम में जो पहले वाला सम किया था उसमें भी हमने वर्किंग नोट बनाया था, पर उसमें तो हमको यूनिट सोल्ड चाहिए ही था ना, यूनिट सोल्ड नहीं दिया हुआ था। समझ में आया। हाँ, ma'am. यस मैम। उसमें तो यूनिट सोल्ड दिया ही नहीं हुआ था और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मैं यूनिट सोल्ड से ही तो मल्टीप्लाई करती हूँ अमाउंट निकालने के लिए। यस तो मैम। पहले वाले सम में तो मुझे ये निकालना था, तो सम में भी काम आता था सीपीयू में भी काम आता था। अब वो सिर्फ ये जो वर्किंग नोट है वो सीपीयू में काम आएगा। समझा मैम. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमको किससे डिवाइड करना होता है सीपीयू निकालने के लिए, Unit produced. और सीओजीएस से लेकर एंड तक किससे डिवाइड करना होता है सीपीयू यूनिट निकालने के लिए। सोल्ड। Sold. 25,000. सोल्ड। प्लीज ये ध्यान में रखना हाँ बच्चे, मतलब तुम सबको सब यस। पता होता है पर है ना एग्जाम में हम टेंशन में होते हैं तो हम गड़बड़ कर देते हैं। तो प्लीज आप प्रैक्टिस उतनी अच्छे से करो कि हमारी मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। काजल बेटा आवाज आ रही है कि स्लो आ रही है अभी तक। अभी ठीक है मैम. अभी ठीक है ना, पहले ठीक है पहले ओके। स्लो आ रही थी मैम। ओके ओके, चलो अभी और कुछ डाउट है ये सेवेंथ सम में। नो मैम, No, नो। ma'am. और हाँ मैम, श्योर। ठीक है, कैरेज इनवर्ट कहाँ डाला सेवेंथ सम का। इसमें मटेरियल में, डायरेक्ट Add मटेरियल के हाँ अंदर क्या ऐड direct किया। material वेरी गुड। में. और मैंने फोर्थ सम भी होमवर्क में दिया था क्या। हाँ वो भी किया, उसमें कुछ हाँ प्रॉब्लम मैम, नहीं वो है मैम। उसमें डाउट नहीं है. वेरी उसमें गुड, नहीं है। उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें डाउट नहीं है, क्या बात है, वेरी गुड गुड गुड। चलो अभी ना हम नेक्स्ट सम करते हैं। 2 मिनट दे दो, मैं क्वेश्चन देखकर आपको बताती हूँ। देखो, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सम नंबर 15, ओके। स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड furnishes you the following information for the year ended 31st March 2014। प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों सेम है, झंझट ही नहीं, 15,000। सेल्स, टोटल सेल्स दिया हुआ है 12,75,000 रुपये। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेल्स ओवरहेड्स। ये तो आपका रहा 2014 का, मतलब 31st मार्च 2014 का इंफॉर्मेशन। अब जब भी ऐसा दिया होता है ना नीचे नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर, सब्सिक्वेंट की मीनिंग क्या होती है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, हाँ, आने वाला। जब आप टिपिकली इसको गूगल सर्च करेंगे तो फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट, फॉलोइंग मतलब आने वाला, सब्सिक्वेंट मतलब इसको फॉलो करने वाला, इसके बाद आने वाला, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट ईयर की जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, याद रखो उसे कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। क्या हमने एक सम किया है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का, इफ यू रिमेम्बर। यस तो मैं अभी यस मैम। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का मैंने आपको यस पहले भी मैम। बोला था। हाँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2 प्रोडक्ट कॉस्ट शीट ईजी होता है। जैसे मैंने आपको वो शमा और परवाना वाला सम कराया था, वो कुछ नहीं होता है। वो हम जैसे एक प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, वैसे 2 प्रोडक्ट का बनाते हैं, वैसे 3 प्रोडक्ट का बनाते हैं। उसमें कुछ झंझट नहीं होता है। वो प्लेन जैसे कॉस्ट शीट होता है ना, बस लाइंस बढ़ जाती हैं पर्टिकुलर्स, फिर शमा का अमाउंट और सीपीयू, और फिर परवाना का अमाउंट एंड सीपीयू।
ऐसे हम प्रोडक्ट ए का सीपीयू बनाते हैं, प्रोडक्ट बी का सीपीयू बनाते हैं। तो जो हम सिंगल कॉस्ट शीट करते थे ना, अब उसको डबल कॉस्ट शीट करेंगे। किसमें? जब 2 प्रोडक्ट कॉस्ट शीट होता है तब प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बच्चों को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में प्रॉब्लम होती है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या होता है? फर्स्ट जो करंट ईयर है ना 2014, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और नेक्स्ट ईयर की एस्टिमेशंस दी जाती है। एस्टिमेशन का मतलब ही होता है अंदाजा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो यस ये, मैम। हाँ, ये सम हमारा लास्ट सम होगा इस चैप्टर का, और ये चैप्टर हम वाइंड अप करेंगे। उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी बता दूंगी क्या करना है आपको। आपके पास जो लास्ट सेमेस्टर 4 में कॉस्ट अकाउंट्स किया था जब प्रिया मैम ने लिया था, उसका बुक होगा, टेक्स्ट बुक सबके पास? किसका? कौन सा मैम? कॉस्ट हाँ अकाउंट मैम, है। हाँ, कॉस्ट कॉस्ट का अकाउंट्स है में ना मैम। बहुत सारे सम्स हैं, बहुत सारे सम्स कॉस्ट शीट के। वो सारे के सारे जो प्रिया मैम ने कराए थे ना, वो फिर से प्रैक्टिस करने हैं आपको, वो सारा आपका होमवर्क है। जिनके पास नहीं है एक दूसरे से हेल्प लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वापस वो सारे सम्स आपको याद नहीं आएंगे। सब ऐसे ही हैं जो मैंने करवाए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। हलीमा, कृतिका, निधि, जिनके पास भी टेक्स्ट बुक्स नहीं है प्लीज एक दूसरे को हेल्प करो। शिवानी, आपको टेक्स्ट बुक है तो पेजेस का देखो, 5-6 सम्स भी आपने सिलेक्ट कर लिए ना कि हम ये 5-6 है मैम सम्स हम लोग के करेंगे, पास। 5-6 सम्स करेंगे समझो हम लोग ये, ठीक है? उस टेक्स्ट बुक में से आपने सिलेक्ट कर लिए कि ये 5 to 6 सम्स है, हम सारे इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो वो 5 to 6 सम्स आप पिक निकाल कर एक दूसरे को भेज दो ना, कितना ईजी हो जाएगा सबके लिए। चाहिए ठीक तो है, मैम वो क्लासरूम में भेज देंगे, सबको मिल हाँ जाएगा। चाहिए तो ठीक है, चलेगा। आप मुझे भेज दो, मैं क्लासरूम में भेजती हूँ। और अगर आपको चलेगा। एक्सेस है, बच्चे भी भेज सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है गूगल क्लासरूम पे स्टूडेंट्स भेज सकते हैं कि नहीं, आई हाँ डोंट भेज हैव सकते दैट हैं ना, आइडिया। हाँ भेज सकते हैं हाँ, मैम। तो आप डायरेक्टली पीडीएफ बनाकर कुछ 6 या 7 सम ले लो जिसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट होना चाहिए, 2 प्रोडक्ट कॉस्ट शीट होना चाहिए, और 2-3 प्रॉब्लम प्लेन प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। प्लेन मतलब जो सिंपल, जिसमें सिर्फ पोस्टिंग करनी और आंसर निकालने का। वो 2-3 ओके। प्रॉब्लम वो ले लो, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के 2 सम्स ले लो, और 2 ओके मैम। प्रोडक्ट कॉस्ट शीट के 2 सम्स ले लो, और उसका पीडीएफ बनाकर फोटोज निकालो, पीडीएफ बनाकर वो ओके। शिवानी को आता है। शिवानी हाँ मैम। देगी ना तू? हाँ ठीक है मैम। हाँ ठीक है, चलो। वैसे दिव्या ने भी मुझे हेल्प की थी, तो दिव्या भी कर सकती है। मतलब आप देख लो, अभी जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो एक दूसरे को हेल्प करो, पिक्स निकालो, प्रैक्टिस करो, सारी यही पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आज हम ये फाइनली चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है, वैसे भी ये सेम 4 में आपका हो चुका है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाने के चक्कर में आपको मैंने ये 6-7 सम्स करवाए हैं। देखो, on account of intense competition following changes are estimated in subsequent year, मतलब next year. Production and sales activity will be increased by 1/3. जैसे 2014 में कितना था? 15,000 यूनिट्स, यूनिट्स, रुपीज नहीं, यूनिट्स। अब वो बढ़ जाएगा 1/3 से, बाय 1/3 मतलब 15,000 का 1/3 निकाल के प्लस भी करना है। ओके, मटेरियल रेट, रेट मतलब पर यूनिट। रेट का मतलब क्या होता है? रिपीट करो मेरे पीछे, रेट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट, यूनिट। per unit. Very good. So material rate will be lower, मतलब decrease by 25%. However, there will be increase in the consumption by 20% due to quality difference. पहले 25% डिक्रीज करना है, फिर 20% बढ़ाना है। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के बारे में बोल रहा है। वुड बी रिड्यूस्ड बाय, कम हो जाएगा बाय 20% ड्यू टू ऑटोमेशन, क्योंकि हमने ऑटोमेशन कर दिया। ऑटोमेशन का मतलब कोई जानता है? ऑटोमेटिक मतलब हमारे पास जो मशीन्स थी पहले ऑटोमेटिक नहीं थी, तो हमको लेबर्स बहुत लगते थे क्योंकि मैन्युअली काम चलता था हाथ से। पर अब मैंने ऑटोमेटिक मशीन्स ले ली, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक मशीन्स खरीदने की वजह से लेबरर्स को मैंने निकाल दिया। अब मुझे लेबरर्स 4 के बजाय 1 लगेगा, जहाँ 4 लेबरर्स लगते थे अब मुझे 1 लेबर लगेगा, तो 3 लेबरर्स का खर्चा कम। लॉजिक समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो जो 3 लेबरर्स का खर्चा कम, तो उसका वो उन्होंने परसेंटेज बताया, रिड्यूस्ड बाय 20%। आउट ऑफ अबव फैक्ट्री ओवरहेड्स 45,000 आर फिक्स्ड इन नेचर। जब भी फिक्स्ड और वेरिएबल की बात होती है ना, वो हमको बिगनिंग से करना पड़ता है, बिगनिंग
2014 2014 इज माय बिगिनिंग पीरियड, मतलब हमारा करंट ईयर। एक्चुअली करंट ईयर में फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस बोला है 2,25,000, 2,25,000। क्या बोला है? 2,25,000 के ब्रैकेट में लिखा है 25,000 फिक्स्ड है, ऐसे ब्रैकेट में लिखा है? नहीं 45,000 नहीं फिक्स्ड है, ऐसा ब्रैकेट में लिखा है? नहीं मैम। नो नहीं। तो भी हम 2014 से ही 45,000 को फिक्स्ड दिखाएंगे 2,25,000 में से, और बाकी वेरिएबल। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड तो हमेशा फिक्स्ड होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है 2015 में वो फिक्स्ड था, 2014 में वो वेरिएबल था। नहीं, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस जो हमेशा अनचेंज्ड होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो ये जो 45,000 की बात उसने 2015 के लिए करी हुई है, वो एक्चुअली 2014 के लिए भी लागू है। तो हमेशा याद रखो, जब भी हम फिक्स्ड और वेरिएबल की बात करेंगे वो हम बिगिनिंग से दिखाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम समझा। यस मैम अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग, हाँ, द रिमेनिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस का मतलब होता है ओवरहेड्स, आर वेरिएबल। अच्छा, ये तो मुझे समझ में आ गया। 2,25,000 में से 45,000 फिक्स्ड है, तो रिमेनिंग वेरिएबल है, ये तो मुझे पता है। लेकिन वो आगे क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल तो है, लेकिन इट इज इन द प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्यों? अच्छा, अब देखो, फिक्स्ड तो कभी चेंज नहीं होता। 2014 में भी 45 ही रहेगा, 2015 में भी 45 रहेगा, आगे आने वाले कमिंग ईयर्स के लिए भी वो 45 ही रहेगा, जब तक वो खुद नहीं बोलता है कि 45 को अभी 50 करो। रेंट बढ़ गई, फैक्ट्री की रेंट बढ़ गई तो वो एक अलग बात है, ठीक है? तो ऑल थ्रू आउट द ईयर 45 में 5 ऐड कर दिया, 50 हो जाएगा, पर ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो 2014 के लिए भी वो 45 था, 2015 के लिए भी वो 45 था। लेकिन ये तो समझ आता है ये फिक्स्ड है इसीलिए सेम है, लेकिन वेरिएबल के नाम से ही समझ में आता है। वेरिएबल मतलब एवरी ईयर जितना प्रोडक्शन कम होगा, वेरिएबल का खर्चा कम होगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। हाँ या नहीं? यस मैम। यस अभी मैम आप सब फर्स्ट कुछ होगा एडजस्टमेंट, हाँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट को फिर से पढ़ो। प्रोडक्शन एंड सेल्स विल बी इंक्रीज्ड इंक्रीज बाय, बाय वन तो थर्ड। वेरिएबल के खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से वेरिएबल का अमाउंट वेरी गुड, चेंज होगा। वही बस वही जो अभी आपने लाइन यूज की ना, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना प्रपोर्शन, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोर्शन। मतलब इट विल वेरी, वेरी मतलब VARY, वेरी मतलब चेंज। इट विल वेरी, वेरी बोल रही हूँ मैं, वेरी गुड नहीं वाला, वेरी गुड नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ वेरी, VARY वाला। वेरी का मतलब होता है चेंज करता है। जो एक्सपेंसेस चेंज होते हैं ना यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से, उसे कहते हैं प्रपोर्शनेट चेंज। प्रपोर्शनेट मतलब जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ रही है, उस हिसाब से वेरिएबल का खर्चा भी बढ़ेगा। तो जितना आपने अभी बोला ना, जितना यूनिट प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना प्रपोर्शनेटली वेरिएबल का खर्चा भी बढ़ेगा। सो उस प्रपोर्शन में, समझा? ठीक है, तो हम उसको आगे देखेंगे जब भी 2015 में आएंगे। 2014 में हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये देखो मैंने जिसको हाईलाइट किया, ब्लू से हाईलाइट हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स को मुझे सिर्फ और सिर्फ बाइफरकेट करना है। 2,25,000 में से 45,000 फिक्स्ड है, 45,000 फिक्स्ड है, एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी वेरिएबल, दैट्स इट। 2014 में हमको इतना ही दिखाना है, लेकिन 2015 में जब हम आएंगे तो फिक्स्ड तो 45 ही रहेगा तब भी। क्यों? क्योंकि उसने खुद बताया है ना 45,000 है, तो वो तो फिक्स्ड है तो मतलब सेम है तो अमाउंट वाइज सेम होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड वाले सारे खर्चे अमाउंट वाइज हम सेम रखते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल को क्या करेंगे? तब जाके 2015 में हम ये वाला स्टेटमेंट को यूज करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट किया, वेरिएबल इन द प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना? चलो अभी देखो, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब ये वाला विल बी लोअर्ड बाय 40%, ठीक है? कम करना, लेकिन याद रखो, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे फिक्स्ड इन नेचर होते हैं। जो फिक्स्ड इन नेचर होते हैं, अगर उसको सेम रखना है तो भी अमाउंट वाइज, अगर उसको इंक्रीज करना है तो भी अमाउंट वाइज, और अगर उसको डिक्रीज करना है तो भी अमाउंट वाइज, सब कुछ अमाउंट में करना है। अमाउंट से करेंगे यस, वेरी गुड।
और अगर यहाँ पे देखो अभी सेल्स ओवरहेड्स मतलब ये सेलिंग के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 90,000 था 2014 में। अब क्या बोल रहे हैं 2015 के लिए? पर यूनिट वुड बी लोअर बाय 20%। समझो ये पर यूनिट नहीं भी बोल रहे हैं तो भी समझने वाली बात पर है। यूनिट हम सही करेंगे, हाँ पर क्यों? यूनिट क्योंकि सही करेंगे। सेलिंग ओवरहेड्स है ना वेरिएबल होते हैं। कमीशन हमेशा आपकी सेम नहीं होती है। आप जितना It ज्यादा, varies. हाँ जितना आप ज्यादा बेचेंगे उतना कमीशन बढ़ता जाएगा। यस कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, जितना ट्रांसपोर्ट करेंगे उतना खर्चा बढ़ता जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कम, खर्चा भी कम। तो सेलिंग ओवरहेड्स है ना, सिर्फ ऑफिस के ओवरहेड्स ही फिक्स्ड होते हैं अगर कुछ ना बोले तो। अभी तो फैक्ट्री का भी कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है, वो तो उसने खुद बताया है। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस के खर्चे ही फिक्स्ड होते हैं, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल को अगर बोलता है सेम रखो, सॉरी हाँ मैंने सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ लिया क्या, सॉरी, सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में वो क्या बोल रहा है, सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट वुड रिमेन सेम। सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट वुड रिमेन सेम, मतलब अगर आपको सेम रखना है तो भी पर यूनिट, इंक्रीज करना है तो भी पर यूनिट, डिक्रीज करना है तो भी पर यूनिट। Per unit यस। से. यस, क्यों? क्योंकि वेरिएबल है। हमेशा वेरिएबल को पर यूनिट वाइज ट्रीट किया जाता है और हमेशा फिक्स्ड वाले खर्चों को किसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है? अमाउंट वाइज। अमाउंट। ये चाहिए तो कहीं पे नोट लिख दो, वेरिएबल को अगर ट्रीट करना है तो पर यूनिट वाइज, और अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ट्रीट करना है, ट्रीट मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ट्रीट करना है तो अमाउंट वाइज। ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट वुड लोअर बाय 20%। मतलब 2014 में जितनी भी सेलिंग प्राइस होगी, सेल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं सेलिंग प्राइस बोल रही हूँ। सेलिंग, जहाँ पे वर्ड प्राइस आ गया ना मतलब वो पर यूनिट है। सेलिंग प्राइस का हम यहाँ पर यूनिट निकालेंगे ना जब भी 2014 में, तो 2015 में उस पर यूनिट को डिक्रीज करेंगे 20% से। क्या समझा अभी आपने पूरा ये? Yes, ma'am. शुड वी स्टार्ट विथ प्रॉपर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन? यस यस Yes, मैम। अब लास्ट में क्या बोला? ma'am. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर बोथ द इयर्स एंडिंग 31 मार्च 2013 एंड 14। एंड आपको जितनी भी डिटेल्स हैं कॉस्ट की वो सारी की सारी मैक्सिमम पॉसिबल वे में दिखानी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैम मैम ऊपर से हेडिंग इधर लिखेंगे। एंडिंग, हाँ जी बोलिए। हाँ इसमें 31 मार्च 2013 एंड 2014 दिया, अपना 14 और 15 आएगा ना हाँ, मैम? अरे वो आप इतना क्यों कंफ्यूज होते हो उसमें? ये है 12 एंड 13। अच्छा, हाँ, अच्छा आप वो बोल रहे हो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ बराबर बराबर, ओके। हाँ बराबर। ये ना 31 मार्च 2014 है ना, तो ये 14 एंड 15 होना चाहिए, 13 एंड 14 नहीं होना चाहिए। हाँ वही बोल बराबर, रही हूँ। हाँ बराबर, वेरी गुड। ये 13 एंड 14, 14 एंड 15 ऐसे नहीं होना चाहिए। ये 14 एंड 15 है और ये 15 एंड 16 है। तो मतलब आप क्या लिखोगे मैं बताती हूँ, आप लिखिए। सबसे पहला पेज निकालेंगे, फ्रेश पेज, ऊपर से लिखेंगे स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014। वो बॉक्स बना दीजिए आप, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड, और बताएंगे 2014 में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड थे, सोल्ड कितने थे। Produced 15,000 15,000 और sold भी 15,000. वेरी गुड। सेम है दोनों का। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों की यूनिट्स सेम है, दैट इज 15,000 यूनिट्स। मतलब इसमें क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, सॉरी नहीं है, फिनिश गुड्स का units नहीं क्लोजिंग है. स्टॉक नहीं होगा। मतलब जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, हम हमेशा यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू सीपीयू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो नहीं लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि जितना बनाया उतना बेच दिया, तो आपके पास कुछ है ही नहीं, तो स्टॉक है ही नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा। चलो शुरू करो डायरेक्ट मटेरियल से। कॉलम्स कैसे बनाए हैं आपने? पर्टिकुलर, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, सीपीयू। टेल मी, डायरेक्ट मटेरियल कितना है?
कम ऑन क्विकली. डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 3,30,000. वेरी गुड. 3,30,000. आउटर कॉलम 3,30,000. सीपीयू नहीं, आउटर कॉलम. हाँ, तो 3,30,000 का सीपीयू कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा? 3,30,000 को किससे डिवाइड करना है? 15,000 से 15,000 15,000 divided by डिवाइड बाय 15,000. 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. वेरी गुड. तो आपका सीपीयू कितना आ रहा है? Yes, what is your CPU? 22. 22.00. Very good. 22. Next, direct wages. Come on, quick. DW, direct wages, short form लिखो. अभी के लिए पेपर में. 2,70,000. Very good. 2,70,000 divided by 15,000. 18. 18. Very good. 18.00. Next, प्राइम कॉस्ट कितना है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट बताइए. 6 lakh. 6 lakh. 6 lakhs. 6 Very lakhs. good. 6 lakhs divided by 15,000 करो. 6 लाख को 40. डिवाइड करो 15,000 से. 40. 40 मैम. 40. वेरी गुड. 40.00. प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे. रुक जाओ, थोड़ा स्लो. फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखकर उसको अंडरलाइन करिए. क्यों? क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स उसने नीचे बताया है फिक्स्ड एंड वेरिएबल. फिक्स एंड वेरिएबल. तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल बेशक उसने Fixed and बताया variable. सब्सिक्वेंट ईयर के लिए है, उसने बेशक नेक्स्ट ईयर के लिए बात बोली है, लेकिन फिक्स्ड एंड वेरिएबल जब भी वो कहीं पे भी बोलेगा ना, वो बिगिनिंग से करेंगे. मतलब हमारा बिगिनिंग क्या है? 2014 हमारा बिगिनिंग है. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन पे लिखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स, और उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स. आपको मैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर दिखा सकती हूँ. उसने भी ऐसे ही किया हुआ है जैसे मैं बोल रही हूँ. ये देखिए सॉल्यूशन में फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे फिक्स्ड ओवरहेड्स, इनर कॉलम 45,000, वेरिएबल ओवरहेड्स को बैलेंसिंग फिगर निकाला है. टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है 2,25,000, उसमें से 45,000 फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना होगा? बचा हुआ अमाउंट हाँ, 1 लाख. तो आपको पहले इनर कॉलम में लिखना है 45 फिक्स्ड, वेरिएबल 180, और नेक्स्ट न्यू लाइन पे लिखना है आपको आउटर कॉलम में 2,25,000. नेक्स्ट लाइन. हाँ, क्योंकि मुझे सीपीयू सबका चाहिए. सीपीयू हर एक का चाहिए. 45 का अलग से, 1,80,000 का अलग से सीपीयू चाहिए, और 2,25,000 का सीपीयू अलग से चाहिए. चलो, कोई बताएगा 45,000 डिवाइड बाय 15,000? 3. और 3.00. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का कितना है? 12. हाँ, 12. वेरी गुड. और आपका 2,25,000 का सीपीयू कितना आया? 15. 15. वेरी गुड. तो अब 2,25,000 को प्राइम कॉस्ट में ऐड कीजिए 6 lakhs में. आपको मिलेगा GWC/NWC, gross works cost oblique net works cost. So what is the answer? बीच में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है. 25,000. हाँ, 8,25,000. 8,25,000 का सीपीयू निकालो. Yes, is it 55.00? Come on, quickly give me your answer. Yes, 55.00. यही आपका GWC है, यही आपका NWC है, बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है. ओके. नेक्स्ट, एड ऑफिस ओवरहेड्स. एड ऑफिस